हेलो एवरीवन, मैं हूं रूपाली सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। तो सभी से मेरा निवेदन है कि जल्दी से सेशन को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, साथ ही में चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप सभी को मिलने वाली है यहाँ पे बहुत ही उच्च कोटि की नोट्स और साथ ही में क्लासेस भी। तो स्टार्ट कर दीजिए आज ही सेशन को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वन डे एग्जाम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि हमारी क्लास में होता है रिविजन, क्योंकि रिविजन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सफल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे करंट अफेयर्स के पिछले कुछ दिनों का रिवीजन, देन उसके बाद में हम आज का सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं। तो स्टार्ट करते हैं, साथ में आप आंसर करते चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? जन औषधि, राष्ट्रीय जन औषधि दिवस हम मनाते हैं 7 मार्च को। लेकिन ये जो आपकी शुरुआत हुई है ये कौन से वर्ष से हुई है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कौन सा वर्ष है, वर्ष 2008। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत वर्ष 2008 से की गई है। और आपको साथ में ये भी याद रखना है कि इसमें क्या होता है, इस पे जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन है, जेनेरिक दवाइयां हैं, उन्हें कम से कम दामों में उपलब्ध कराने की एक परियोजना है, एक कोशिश है भारत सरकार की। साथ ही में यहाँ पे जन औषधि केंद्र भी कई सारे खोले गए हैं जिससे कि लोगों को मदद मिल सके। ठीक है, जन औषधि परियोजना कब लागू की गई? वर्ष 2008 में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जन औषधि दिवस सप्ताह कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को जन औषधि दिवस पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको 7 मार्च बताना है। लेकिन अगर आपसे सप्ताह पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? 1 से 7 मार्च के बीच में आपका क्या मनाया जाता है? जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, भारत और जापान के बीच में द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था की राशि कितनी है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको क्लास में बता चुकी हूं और मैंने आपको बताया था कि बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट ये आपकी अभी हाल ही में एक परियोजना शुरू हुई है। और ये जो आपकी परियोजना है ये किसके बीच में शुरू हुई है? ये भारत और जापान के बीच में शुरू की गई एक परियोजना है। और इसमें आपके 75 अरब डॉलर की धनराशि जो है वो क्या की जाएगी? स्वैप की जाएगी। यानी कि जो हमारा भारत देश है वो जापान से 75 अरब डॉलर तक ले सकता है और जापान भी भारत से जो है 75 अरब डॉलर की राशि उधार ले सकता है। पहले ये जो उधार की धनराशि होती थी, जो उधार होता था वो हम यूएस डॉलर में लिया करते थे, लेकिन अब ये जो हो रहा है ये हम अपनी ओन करेंसी में, यानी भारत का रुपए और जापान का येन, इस करेंसी में ये स्वैप एग्रीमेंट किया जा रहा है। क्लियर है सभी को? तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है जीडीपी का फुल फॉर्म? ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। क्लियर? और ये जो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट है इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी वित्तीय वर्ष में अगर कोई भी कंट्री है वो जितना भी माल का उत्पादन करती है, उसका जो भी खरीद होती है, उन सभी को एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी मार्केट वैल्यू जो भी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट बोलते हैं। और उसी से किसी देश की उन्नति पता लगाई जा सकती है। तो इस वर्ष आपकी एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो एनएसओ
ने अभी आपकी एक रिपोर्ट जारी की है जिसके तहत आपको पता, उसने क्या अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 8.9%। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 8.9%। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनएसओ आपका जो है क्या कार्य करता है। तो एनएसओ का काम होता है डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भी होते हैं इसमें। ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एनएसओ के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, एनएसओ के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है बिमल के रॉय। ठीक है, कौन हो जाएंगे, बिमल के रॉय इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अभी हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, जिसको कि हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर, तो इसका अभी नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, तो सेबी के अभी नए अध्यक्ष आपके बने हैं माधवीपुरी बुच। ठीक है, कौन बने हैं, माधवीपुरी बुच। सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992, 1992। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेबी का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय हो जाता है मुंबई में। ठीक है, कहां पे हो जाता है, मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई, 12 अप्रैल 1992। मुख्यालय कहां है, मुंबई में है। इसके अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं, माधवीपुरी बुच। क्लियर, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में रजत जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके बने हैं पूजा जटिया। क्लियर, पूजा जटिया। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो पैरा तीरंदाजी है वो कहाँ पे हो रही है, तो पैरा तीरंदाजी की विश्व चैंपियनशिप दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रही है। इसके बाद में आपको ये याद रखना है कि इसमें रजत पदक किसने जीता है, तो ये जीता है पूजा जटिया ने, जो कि पहले भारतीय भी बन गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, महान स्पिनर सोनी रमाधीन का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के क्रिकेट टीम से जुड़े थे। इससे पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि शेन वॉर्न का भी अभी हाल ही में निधन हो गया, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। और अगर हम बात करते हैं सोनी रमाधीन की, तो ये भी महान स्पिनर थे, लेकिन ये कौन सी टीम से थे, ये थे आपके वेस्ट इंडीज से। ठीक है, किससे थे, वेस्ट इंडीज। तो याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट पॉइंट इज, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण उठाया है। तो अभी हाल ही में आपका आइस हॉकी चैंपियनशिप हो रही है, किसके कहां पे हो रही है, ये आपकी लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने एलजी हॉकी कप जीता है। और इसका कौन सा संस्करण अभी खेला जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि यह है दूसरा संस्करण। क्लियर है, कौन सा संस्करण है, दूसरा संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यूक्रेन पर आक्रमण के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया है, और अंतरराष्ट्रीय समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो ओलंपिक समिति ने अभी क्या हुआ है कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रही है, उस युद्ध के चलते बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसे संगठन हैं जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें से आपके जैसे मैं बात करूं तो कौन से हो जाते हैं, आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसके अलावा आपके और कौन से संगठन हैं, स्विफ्ट हो गया, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड फॉर इंटरबैंक कम्युनिकेशन, इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। क्लियर, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में आपका पैरालंपिक्स ने भी रशिया के ऊपर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अब
कल की न्यूज में ही मैंने आपको ये भी बताया था कि रूस सबसे ज्यादा स्वीकृत देश बन गया है। यानी कि सबसे ज्यादा स्वीकृत देश से क्या मतलब है, यानी कि वो एक ऐसा देश बन गया है जिस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं। दूसरे नंबर पे आपका ईरान है, दक्षिण कोरिया है, और भी कई सारे देश है, सीरिया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाने वाला देश है वो कौन सा बन गया है, वो है आपका रूस। तो इसी के साथ में आपको यहाँ पे देखना है, अंतरराष्ट्रीय समिति ने क्योंकि ओलंपिक ऑर्डर पे प्रतिबंध लगाया है रूस के लिए, और इसके अध्यक्ष का क्या नाम है, इसके अध्यक्ष का नाम है थॉमस बाच। ठीक है, थॉमस बाच, इसको याद रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति अगर आया है तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका गठन हुआ था 23 जून 1894, 23 जून 1894, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ लुसाने, स्विट्जरलैंड। क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने यूक्रेन का एंटोनो 225 कार्गो विमान नामक दुनिया का सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया है? जैसा कि सभी को पता है कि यूक्रेन का विमान है, और युद्ध यूक्रेन का किसके साथ में चल रहा है, ये चल रहा है रूस के साथ में। तो जाहिर सी बात है कि कौन इसको नष्ट करेगा, ये करेगा रूस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, रूस देश ने जो है यूक्रेन पर एंटोनो 225 कार्गो विमान नामक दुनिया का सबसे बड़ा विमान नष्ट कर दिया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय डैश से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाता है। ठीक है, सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। लेकिन ठीक उससे पहले आजादी के अमृत महोत्सव जैसा कि चल रहा है, इसमें हमने इस वर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह भी मनाया है। तो ये कब से कब तक बना, ये आपका बना 1 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक। ठीक है, कब से, 1 मार्च से 8 मार्च के बीच में आपका बना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शून्य भेदभाव दिवस 2022 की थीम क्या है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं शून्य भेदभाव दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। और इसकी इस वर्ष 2022 की थीम क्या है? इसकी थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म, रिमूव laws that harm, create laws that empower, create laws that empower। यानी कि हमें वो कानून बनाने चाहिए, वो कानून हटाने चाहिए जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वो कानून बनाने चाहिए जो कि हमें सशक्त बनाते हैं। यानी कि शून्य भेदभाव दिवस की थीम 2022 की क्या है? रिमूव लॉज दैट हार्म एंड क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। अगर आप चीज़ों को इसी तरह से रिवाइज करते चलेंगे, जो भी मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ उनको आपको एक जगह नोट डाउन करते चलना है, और साथ में आपको नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करना है। और जब भी मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ उस टाइम पे आपको आंसर करते चलना है। जब भी आपकी क्लासेस हो रही है, जब भी लाइव क्लास जा रही है, प्रीमियर जा रहा है, उस टाइम पे आप आंसर करिए। लाइव चैट का ऑप्शन रहता है, आप उस टाइम पे आंसर करिए। इससे आपको भी अपनी स्किल्स पता चलेंगी कि मैं कितने पानी में हूं या मैं कितना जो है अटेम्प्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अब हम बढ़ेंगे अपने डेली अपडेट्स की तरफ, जिसमें कि हम देखेंगे आज की टॉप 10 खबरें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं एक लेडी की, बहुत खूबसूरत सी महिला है और इनका नाम है विक्टर ऑर्बन। ठीक है, क्या नाम है? विक्टर ऑर्बन। एक आपका देश है हंगरी।
ठीक है, उस देश ने क्या किया, उस देश ने अभी हाल ही में यूरोपियन संघ के लिए एक महिला राष्ट्रपति चुनी है, और वो महिला राष्ट्रपति आपकी कौन है, विक्टर ओरबान है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए न्यूज देख लेते हैं। हंगरी ने पहली बार महिला राष्ट्रपति चुना, ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति को चुना गया है। क्या है इंपॉर्टेंट अपडेट्स, तो हंगरी की संसद ने प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के करीबी सहयोगी कैटलीन नोवाक को यूरोपियन संघ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। आई एम सो सॉरी, ये कैटलीन नोवाक होगा इनका नाम, ठीक है। विक्टर ओरबान ने तो चुना है और इनका नाम जो है वो है कैटलीन नोवाक, ठीक है। ओके, विक्टर, इनका नाम जो है वो क्या है, कैटलीन नोवाक है। और ठीक है, और जिन्होंने चुना है, जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया है, वो कौन है, वो है हंगरी के विक्टर ओरबान। क्लियर, तो कैटलीन नोवाक इनका नाम है। तो ध्यान रखिएगा, हंगरी की संसद ने प्रधानमंत्री हंगरी के कौन है, विक्टर ओरबान है, और इन्होंने यूरोपियन संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ के लिए महिला राष्ट्रपति का चुनाव किया है। और इन महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है, इनका नाम है नोवाक, कैटलीन नोवाक, ठीक है। और नोवाक जिन्होंने हाल ही में परिवार नीति मंत्री के रूप में भी कार्य किया, इन्होंने अपने चुनाव को महिलाओं की जीत के रूप में चित्रित किया है। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हंगरी की, ठीक है, हंगरी देश अगर आया है तो हंगरी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। साथ ही में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे इसकी मुद्रा क्या है, ठीक है। तो हंगरी की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हो जाती है बुडापेस्ट, ठीक है। क्या राजधानी हो जाएगी, बुडापेस्ट। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मुद्रा है, बहुत इंटरेस्टिंग करेंसी है, और इसका नाम थोड़ा अजीब है, याद करने में भी थोड़ी सी मुश्किल होगी, ठीक है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। तो इसकी आपकी मुद्रा क्या हो जाती है, फोरेंट, ठीक है। क्या है, फोरेंट। अब कैसे याद करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप मेमोरी लगाइए, मेमोरी की के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। फोरेंट अगर आप बोल रहे हैं तो आप फॉरेन जैसा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा फॉरेन। और हंगरी क्या है, हंगरी आपका देश है, तो हंगरी एक फॉरेन देश है। तो याद रखिएगा कि हंगरी की जो करेंसी है, हंगरी की जो मुद्रा है, वो भी क्या हो जाएगी, फॉरेंट हो जाएगी। क्लियर, इजी है, थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। और राजधानी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाती है बुडापेस्ट। प्रधानमंत्री आप देख ही चुके हैं, विक्टर ओरबान है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पार्लियामेंट है और अभी हाल ही में आपका एक महोत्सव मनाया गया है, राष्ट्रीय युवा पार्लियामेंट महोत्सव, यानी कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, ठीक है। और ये वर्ष 2022 का मनाया गया है। तो कहाँ पे मनाया गया है, नई दिल्ली में मनाया गया है। इससे जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी की स्क्रीन पे सामने है। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था, तीसरा संस्करण, ठीक है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद में ये कहाँ पे, लोकसभा सचिवालय और युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 10 मार्च और 11 मार्च 2022 की संसद में सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, इसका कौन सा संस्करण वर्ष 2022 में मनाया गया है, तो ये है आपका कौन सा संस्करण, तीसरा संस्करण। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कब मनाया गया, तो 10 और 11 मार्च को नई दिल्ली लोकसभा सचिवालय में। इसके अलावा अगर हम 10 मार्च की बात करते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग की है 10 मार्च को, जो उसमें उद्घाटन सत्र में जिन्होंने संबोधित किया है उनका नाम है अनुराग ठाकुर, और जिन्होंने 11 मार्च को समापन किया है उनका नाम है ओम बिरला, जो कि आपके लोकसभा अध्यक्ष है। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 10 मार्च को NYPF के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 मार्च को समापन समारोह को संबोधित करेंगे। क्लियर है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम NYPF की बात करते हैं, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल आखिर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है 18 से
25 वर्ष से कम आयु के युवाओं की आवाज सुनना, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे। साथ ही में राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष 3 युवा विजेताओं को समापन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बोलने का अवसर भी मिलता है इसमें। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। किसने इसके उद्घाटन सत्र में जो है संबोधित किया, किसने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समापन सत्र में किसने संबोधित किया, तो हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने संबोधित किया। कहां पे आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये सभी फैक्ट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है, ये है आपका भी हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2021 के इसकी घोषणा की गई है। और इसमें अगेन आपके टॉप में कौन से स्टेट आई है, आंध्र प्रदेश, फिर आपका आता है वेस्ट बंगाल नंबर 2, थर्ड नंबर पे है उड़ीसा, फोर्थ नंबर पे गुजरात, फिफ्थ में है महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, सेवेंथ नंबर पे, ठीक है, कौन सा राज्य आ गया है, ये है उत्तर प्रदेश, जो कि 2020 में कौन से नंबर पे था, ये आपका 6ठे नंबर पे था। ठीक है, लेकिन अब स्टेट ऑफ गवर्नेंस में ये कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश 8वें नंबर पे, असम 9वें नंबर पे, हिमाचल प्रदेश 10वें नंबर पे, बिहार 11वें नंबर पे और हरियाणा क्या है 12वें नंबर पे। ये सभी आपकी इंपॉर्टेंट जो है वो अपडेट्स है। ठीक है, और अगर आप इस पिक को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार स्टेट्स दे रही है। स्टार स्टेट्स में आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र हैं, जो कि टॉप 5 स्टेट्स हैं। अच्छे परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया है, तो उसके बाद की आपकी तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश आती है। और कौन कोशिश करे, कौन कैचअप कर रहे हैं कि हमें और अच्छा प्रदर्शन करना है, तो इनमें से आपके बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राजस्थान जैसे राज्य आ जाते हैं। क्लियर, और इसके साथ में कई सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2021 के अवार्ड में, जैसे कि पुलिस की व्यवस्था वहां पे कैसी है, ठीक है, गवर्नेंस कैसी है, ठीक है, फाइनेंस और रेवेन्यू क्या है, हेल्थ क्या है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इन सभी में अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन्होंने टॉप किया है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहने वाले हैं। फाइनेंस एंड रेवेन्यू में उत्तर प्रदेश का रैंक जैसे कि नंबर 2 पे है। ठीक है, और चौथे नंबर पे हेल्थ रैंक में आपका उत्तर प्रदेश आता है। और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में अगर हम बात करते हैं तो आपके यहाँ पे अगर हम म्युनिसिपल गवर्नेंस की बात करते हैं तो भी उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है, ये 2nd नंबर पे आपका आ जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे इतने फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना नंबर 1 जो है वो बरकरार रखा है। और इसी के साथ में एक विज्ञप्ति के अनुसार जो राज्यों की लिस्ट आई है उसमें लगातार दूसरे वर्ष इसने पहली रैंक बरकरार रखी है। ठीक है, 2020 में भी इसकी पहली रैंक आई थी, 2021 में भी इसकी पहली रैंक आई थी, 2020 में भी इसने पहला स्थान हासिल किया था। और स्कॉच के अनुसार आंध्र प्रदेश 2018 में दूसरे स्थान पर था, बाद में 2019 में ये चौथे स्थान पे पहुंचा और उसके बाद फिर से 2020 में पहले और 2021 में भी ये पहले स्थान पर आ चुका है। अब बात ये आती है कि 2022 में क्या होने वाला है। कई सरकारें भी बदल चुकी हैं। ठीक है, हर जगह जो है आपके 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भगवा लहरा चुका है, भाजपा की सरकार बन चुकी है। तो अब कैसी स्टेट ऑफ गवर्नेंस रहने वाली है ये हमें देखने को मिलेगा वर्ष 2022 में। दूसरे स्थान पे कौन सी आपका राज्य है, पश्चिम बंगाल, तीसरे पे उड़ीसा, मैंने आपको बताया ही है, गुजरात चौथे पर और 5वें पे महाराष्ट्र आता है, तेलंगाना 6वें स्थान पर आपका आ चुका है। तो यहाँ पे आपको टॉप 5 स्टेट्स तो याद रखनी ही पड़ेंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉच ग्रुप ने नई दिल्ली में 2021 के लिए स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसमें राज्यों को राज्य, जिला और ईमेल आर्टिकल, प्रिंट आर्टिकल, म्युनिसिपल स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी गई है। क्लियर, तो ये फैक्ट
फैक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये मैं आपको पहले से लगातार बताते चले आ रही हूं कि आपका ISSF विश्व चैंपियनशिप हो रही है। ISSF, ठीक है, ये क्या है? ये आपकी शूटिंग चैंपियनशिप है। ISSF क्या है? ये आपकी शूटिंग चैंपियनशिप है जो कि अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई है कायरो, इजिप्ट में। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि भारत ने यहां पर टॉप किया है, यानी कि नंबर 1 रैंक इसने हासिल की है ISSF शूटिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड कप में, विश्व चैंपियनशिप में। इसके साथ में इसको कितने गोल्ड मेडल मिले हैं? तो 4 गोल्ड मेडल मिले हैं, 2 सिल्वर मेडल मिले हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। और इसने क्या किया है? भारत ने क्या किया है? टॉप किया है। चलिए देखते हैं जल्दी से इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या है इससे रिलेटेड। तो अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ द्वारा आयोजित, काहिरा में आयोजित आपका ISSF विश्व चैंपियनशिप विश्व कप 2022 में भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। कुल 7 पदक जीतकर भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य के साथ पदक तालिका पर पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ में दूसरे नंबर पे कौन सा देश आया है? तो दूसरे नंबर पे है आपका नॉर्वे। नॉर्वे ने 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक है। इसके साथ में ये पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। और फ्रांस कुल 20 में से 3 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे स्थान पर आ चुका है। ठीक है, तो आपके अगर टॉप 3 देशों की बात करते हैं कि ISSF विश्व कप, निशानेबाजी विश्व कप में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं, तो ये हो जाता है भारत, सेकेंड नंबर पे आता है आपका नॉर्वे और थर्ड नंबर पे आपका आता है फ्रांस। क्लियर? तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं और अगर आपको मैं बोलूं कि इस पिक्चर को पहचानिए तो आई थिंक 100% लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो इनको जानते होंगे। ये हैं आपके अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स। ठीक है, कौन है? टाइगर वुड्स। और इन्हें अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड है आपका, कौन सा अवार्ड? ये है गोल्फ हॉल ऑफ फेम अवार्ड। गोल्फ हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में अमेरिकन गोल्फ कीपर टाइगर वुड्स को। तो मशहूर गोल्फर टाइगर वुड्स वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं और इनको औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम को शामिल किया गया है। क्लियर है? तो टाइगर वुड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है इनका नाम टाइगर वुड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है और उस पुस्तक का नाम क्या है? ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI टेस्ट, ट्रायल और ट्रायम्फ। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है रत्नाकर शेट्टी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? रत्नाकर शेट्टी। और यहाँ पे BCCI की बात की जा रही है। BCCI की अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म होता है इसका बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया और इसका जो गठन हुआ था, ठीक है, वो आपका हुआ है 1928 में। ठीक है, 1928 में। प्रेसिडेंट की बात करते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। ठीक है, सभी को पता है इसका जवाब, सौरव गांगुली यहाँ पे कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं। फिर भी आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे सेक्रेटरी पूछे तो सेक्रेटरी कौन है? जी हाँ, अमित शाह जी के सुपुत्र जिनका नाम क्या है? जय शाह। ये क्या है? ये हैं आपके सेक्रेटरी BCCI के। और अभी हाल ही में पुस्तक BCCI के ऊपर कौन सी लॉन्च की गई है? ऑन बोर्ड। किसने लॉन्च की है? रत्नाकर शेट्टी ने। क्लियर? चलिए न्यूज देख लेते हैं। शरद पवार ने रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI का हाल ही में अनावरण किया है। और ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक एक प्रशासक के रूप में रत्नाकर शेट्टी के अनुभवों की एक आत्मकथात्मक लेख है। पुस्तक का विमोचन MCA BCCI अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने किया है। क्लियर? इसको आपको
ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, और इनकी जो पिक्चर है ये कौन है, ये है रिजवाना हसन, ठीक है, कौन है, इनका नाम है रिजवाना हसन और इन्हें दिया गया है एक अवार्ड। क्या है इस अवार्ड का नाम, ये बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी रिजवाना हसन को मिलेगा यूएस इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022, ठीक है, इसका नाम क्या है, यूएस इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड वर्ष 2022। और ये आपकी कौन से देश को बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती हैं बांग्लादेश को। क्लियर, बांग्लादेश की बात आ गई है तो जल्दी से कैपिटल बात करें तो क्या कैपिटल हो जाएगी, ढाका। करेंसी क्या है, टका है, ठीक है। शेख हसीना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं और अब्दुल हमीद यहाँ पे कौन है, प्रेसिडेंट है। चलिए न्यूज पे आ जाते हैं। बांग्लादेशी पर्यावरण वकील रिजवाना हसन ने 2022 के अंतरराष्ट्रीय महिला साहस इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज IWOC पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे दुनिया भर की 12 महिलाओं में शामिल हैं जिन्हें अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए असाधारण साहस और नेतृत्व दिखाने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर, इसको याद में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। और इसी के साथ में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2007 में, ठीक है। किसने स्थापना की, अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा असाधारण साहस, ताकत और नेतृत्व वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी जो अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए काम करती हैं। और IWOC कार्यक्रम के तहत अब तक 80 देशों की 170 महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है, ठीक, क्लियर है। तो इसको आपको याद रखना है। इस बार किसको मिला है, यूएस इंटरनेशनल विमेन ऑफ द करेज अवार्ड 2022 बांग्लादेश की रिजवाना हसन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये भूपेंद्र यादव जी हैं और इन्होंने अभी एक पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है। और इस पुस्तक का नाम है रोल ऑफ लेबर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट। क्लियर, रोल ऑफ लेबर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट, यानी कि भारत की प्रगति में, भारत के विकास में मजदूरों की क्या महत्व है, इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये पुस्तक किसका विमोचन किसने किया है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव 9 मार्च 2022 को रोल ऑफ लेबर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसमें भारत की विकास यात्रा में श्रम के योगदान पर प्रख्यात शिक्षाविदों और चिकित्सकों द्वारा लिखे गए लेख शामिल किए गए हैं और वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। क्लियर है, तो ये सभी फैक्ट्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं डेली आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर के आती हूँ जिससे कि आपको कुछ भी अपडेट्स ना छूटे, ठीक है। और डेली मैं प्रैक्टिस भी कराती हूँ, लेकिन आप सभी से बस इतना सहयोग चाहती हूँ कि सेशन को लाइक जरूर कर दिया करिए, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ ही में अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप इनको पहचाने तो इनका नाम है झूलन गोस्वामी, ठीक है। कौन है, ये है हमारी भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी और इन्होंने अपना नाम जो है महिलाओं की क्रिकेट दुनिया में रोशन किया है। और झूलन जो है वो भी महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन चुकी हैं। अगर बात करें कि आपकी जो दुनिया की सबसे तेज यानी कि 7000 रनों की पारी को पूरा करने वाली महिला कौन है, तो इसको मैंने आपको बताया था, मिथाली राज है। और वो 6 बार विश्व कप में भाग लेने वाली भी दुनिया की पहली महिला बनी है। और अगर हम बात करें हमारे भारतीय क्रिकेट महिला टीम की, उसी में झूलन गोस्वामी भी जो है ये एक ऐसी महिला बन गई है जो कि ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो 10 मार्च 2022 को झूलन गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व स्पिनर लिन फुलस्टन के
39 विकेटों की बराबरी की और महिला विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने मौजूदा टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 50वें ओवर में विकेट कीपर केटी मार्टिन को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की है। क्लियर है? तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय। जुड़ना मत भूलिएगा और जाने से पहले सभी से निवेदन है सेशन को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, सेशन पसंद आया हो तो कमेंट जरूर से करें और साथ ही में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। और जाने से पहले आप सभी को मैं धन्यवाद दूंगी और हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे, साथ में पढ़ाई करते रहे क्योंकि आपको लेना है जल्दी से सिलेक्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।